एक टाइम पर मैं भी कंफ्यूज था। लार्ज कैप फंड, मिड कैप, इक्विटी फंड या फिर कोई हाइब्रिड फंड। यार इतना कंफ्यूजन है क्योंकि इतने सारे फंड्स अवेलेबल हैं कि समझ ही नहीं आता किसमें पैसा इन्वेस्ट करें। ये ना एक डेटिंग ऐप जैसा हो गया है, सब फंड्स का अपना अलग ही सीन चल रहा है। बट दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप आखिर तक देखो क्योंकि ये वीडियो एक अल्टीमेट गाइड है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप फंड्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में और वो कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें पूरे अच्छे से समझ जाओगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सेगमेंट 1 में हम सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों सोचो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और हमें एक टीम बनानी है, तो आप टीम में हर प्लेयर को उसके स्पेसिफिक रोल के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। तो अगर हम इक्विटी फंड्स के बारे में बात करते हैं तो ये वो फंड्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको समझने से पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझते हैं। बेसिकली ये हमें ये बताता है कि कोई भी कंपनी इंडिया में कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया में कंपनीज को 3 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है लार्ज कैप कंपनीज, यानी कि वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। दोस्तों ये स्टेबल कंपनीज हैं और इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज वो कहलाती हैं जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं। सेकंड आता है मिड कैप कंपनीज, यानी कि ये वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है। ये वो कंपनीज हैं जो 101 से 250 तक जो इंडिया में कंपनीज है लिस्टेड, वो वाली कंपनीज कहलाती हैं। एंड थर्ड होता है स्मॉल कैप कंपनीज, यानी कि वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है। इसमें वो सारी कंपनीज आती हैं जो 250 नंबर 251 से आगे तक की कंपनीज लिस्टेड है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप फंड्स। दोस्तों हम जो वर्ल्ड कप की टीम बना रहे थे ना, उसमें हमें कई सारे प्लेयर्स चाहिए। तो इसमें हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो वेल स्टैब्लिश्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। मान लो रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, केएल राहुल हो गया। ये प्लेयर्स हमें चाहिए क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं। एक मिनट, केएल राहुल कंसिस्टेंट व्हाइट बॉल में तो है यार, बात तो सही है। तो दोस्तों बेसिकली जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं ना, ये स्टेडी रिटर्न्स हमें देते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट इसमें कम होता है और ये ओवर द पीरियड हमें अच्छी परफॉर्मेंस के साथ स्टेडी रिटर्न्स देते रहते हैं। अगर हम लार्ज कैप फंड्स का 10 ईयर्स का हिस्टोरिकल डेटा देखें अभी रिसेंटली, तो इनका एवरेज रिटर्न करीब 10.71% का CAGR रहा है। अब आते हैं मिड कैप इक्विटी फंड्स। दोस्तों क्या होता है कि हमें ना कुछ ऐसे प्लेयर्स भी चाहिए जो एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलें, जो ज़्यादा जल्दी रन बना सके, जैसे कि शुभमन गिल हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया। ये वो प्लेयर्स हैं। सिमिलरली ये वो फंड्स हैं जो मिड कैप कैटेगरी में आते हैं, जो हमें अच्छे एग्रेसिव रिटर्न्स दे सकते हैं। अगर हम कैटेगरी एवरेज का बात करें, पिछले 10 सालों में हिस्टोरिकली इन्होंने करीब 14.73% का एवरेज रिटर्न CAGR हमें प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल कैप फंड्स। दोस्तों ये वो फंड्स हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल इंडिया की अंडर 19 टीम के बराबर है। यहाँ पे एक स्टार प्लेयर मिल गया तो मान लो ये 6 गुना 10 गुना तक आपको रिटर्न दे देंगे, लेकिन हाँ रिस्क भी उतना ज़्यादा है। अगर हिस्टोरिकली हम बात करें तो ये फंड्स ने पिछले 10 सालों में करीब 15.2% का एनुअल CAGR हमें प्रोवाइड किया है। दोस्तों मेरे पास आप सबके लिए 2 सवाल हैं। सबसे पहला, अगर आपको अपनी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट टीम बनानी है तो आप कौन सी कैटेगरी के फंड सिलेक्ट करोगे? एंड नंबर 2, आप अगर थोड़ा सेफ इन्वेस्टर हो या थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में या मिड कैप में किस में इन्वेस्ट करोगे? दोनों सवालों का जवाब अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों अब हम चलते हैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में समझते हैं। बेसिकली ये वो वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं, या कह लीजिए ये वो ऑलराउंडर्स हैं जो आपको हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म करके देते हैं। हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग सब में मास्टर आदमी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर 2 तरीके के डिफरेंसेस हमें समझना है। सबसे पहले अगर हम मल्टी कैप की बात करते हैं तो इन फंड्स में क्या होता है ना कि फिक्स्ड एलोकेशन होता है। मतलब कि कोई फंड है, उसने डिसाइड कर लिया पहले से ही कि यार मैं 40% पैसा लार्ज में डाल रहा हूँ, 40% पैसा फिर मिड कैप में डालूंगा, 20% पैसा स्मॉल कैप में डालूंगा। ये हो गया फिक्स्ड एलोकेशन स्ट्रैटेजी, जो मल्टी कैप फंड्स के केस में होता है। अगर हिस्टोरिकली इनका पिछले 10 साल में कैटेगरी वाइज एनुअल CAGR देखा जाए एवरेज बेसिस पे, तो वो करीब 16.32% का रहा है। अब हम समझते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में।
बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है ना, उस पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपनी एक्सपीरियंस और मार्केट को देखते हुए ये डिसाइड कर सकता है कि मेरे को कुछ परसेंटेज मान लो लार्ज कैप में बढ़ाना है या कुछ परसेंटेज मुझे मिड कैप में बढ़ाना है, स्मॉल कैप में इंक्रीज करना है, रिटर्न्स को बैलेंस आउट करना है। ये सारा डिसीजन जो फंड मैनेजर है ना, वो अपने हिसाब से ले सकता है। ये डिफरेंस होता है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में। फ्लेक्सी कैप की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल का कैटेगरी एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न जो रहा है वो करीब करीब 11.78% का रहा है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। दोस्तों, इंडेक्स फंड्स बेसिकली एक इस प्रकार के फंड्स हैं जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स बेसिकली इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और उनको मिरर करते हैं रिटर्न्स के मामले में। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि यार मैं पैसे को इन्वेस्ट करता चलूं, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और एक अच्छा रिटर्न भी हमें मिलता जाए। उनके लिए इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छे फंड्स हैं, क्योंकि उसमें आप पैसा रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हो और आपके जो निफ्टी 50 है या सेंसेक्स हैं, जो ऐसे इंडेक्सेस हैं, इनके हिसाब से इनको मिरर करते हुए वो जो फंड्स हैं वो आपको पैसे का रिटर्न देते जाते हैं। अगर आपकी लाइफ भी कोई इंडेक्स फंड की तरह है, लो एफर्ट स्टेडी रिटर्न्स, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें राइट नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेक्टोरल फंड्स को समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये वर्ड अपने आप में दर्शाता है कि ये वो फंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि आपको लगता है कि यार अगले 10 साल में या अभी प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए आगे आने वाले सालों में एक पर्टिकुलर ऐसा सेक्टर है, चाहे वो आईटी हो सकता है, चाहे वो फार्मा हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, यार ये ग्रो करेगा, इसमें पैसा डालेंगे तो अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो ये फंड्स यहाँ पे काम आते हैं। हम इन सेक्टोरल फंड में डालेंगे और मान लो हमने कोई फार्मा वाला सेक्टोरल फंड में डाला, तो वो फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है जो फार्मा कंपनीज है। तो ओवरऑल अगर ये सेक्टर में ग्रोथ रहेगी तो ये फंड में भी हमें ग्रोथ मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि अगर रॉन्ग सेक्टर पिक कर लिया ना हमने, तो ये जो रिटर्न्स है ना, ये भी नेगेटिव भी जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रिसर्च एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सेक्टर को चूज करें और तभी इन सेक्टोरल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं थीमेटिक फंड्स के बारे में। ये बेसिकली वो फंड्स हैं जो एक ब्रॉडर थीम को ध्यान में रखते हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड थीम पे बात करें, तो कुछ ऐसे फंड्स हैं जो ऐसी कंपनीज में पैसा डालते हैं जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड काम करती हैं। या हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो जो फंड्स हैं वो उन कंपनीज में पैसा डाल रहे हैं जो इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक एक्टिव रोल प्ले करती है। दोस्तों, अब आते हैं ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। बेसिकली ये वो फंड्स हैं जहां पे हमें बचत भी होती है और ग्रोथ भी मिलती है। ये फंड्स में जो पैसा है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्ट होता है। ELSS फंड्स में एक बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये कि इसमें ना 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि अगर पैसा मैंने आज डाला तो वो पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद ही हमें उस पैसे पे रिटर्न मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस फंड कैटेगरी का एवरेज पिछले 10 सालों का जो CAGR रहा है वो करीब करीब 12% का रहा है। और यहाँ पर जो हमें रिटर्न मिलता है ना बाद में, वो एक नॉर्मल LTCG टैक्स के रूप में हमें उसमें टैक्स पे करना पड़ता है। सो दोस्तों, आज हमने बात करी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि सेगमेंट 1 है। ये वीडियो को मैं पार्ट 1 में इतना ही रखूंगा। मिलता हूँ आपसे सेकेंड पार्ट में, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में एंड कमोडिटी बेस्ड फंड्स के बारे में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।